ये गरीबों की बात मत करो तुम लोग, अमीरों की तरह सोचो। आज आप 45 लाख करोड़ को देख रहे हो कि कहां जा रहा है भारत सरकार का। 45 लाख करोड़ में से 10.5 लाख करोड़ तो ब्याज में चला गया हमारा, और 4.25 लाख लोग सब्सिडी में चला गया। सब्सिडी क्या होती है? 3 तरह की होती है। भारत सरकार आपको 3 रुपए का चावल, 2 रुपए का गेहूं और 1 रुपए का कोर सीरियल देता है पीडीएस स्कीम के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। बच्चों पता है? जी सर। इसको थोड़ा सा देखें, मेरे को एक फ्री पेज चाहिए। बच्चों आपको पता है कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपको पैदा होते ही जब तक आप 0 से 6 साल हो, चिल्ड्रन प्लस मदर को पोषण स्कीम के तहत, कौन सी स्कीम? पोषण। पोषण, अरे पोषण समझते हो? द हिंदी इंग्लिश वर्ड इज नूरिशमेंट। अरे क्या वर्ड है इंग्लिश वर्ड? नरिशमेंट। बट कश्मीर में आके ये क्या हो जाता है? नूरिशमेंट। तो पोषण स्कीम के तहत 0 से 6 साल को क्या देते हैं हम? पोषण, फोर्टिफाइड फूड देते हैं। अरे पता होगा आपके गांव में भी आंगनवाड़ी होगी? ठीक। फिर होता है स्कूल 6 से 14 साल, और यहां मिलती है आपको स्कूल में जाके मिड डे मील। अरे मिलती है? yes, कश्मीर में मिलती है नहीं? yes, पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। अरे सच कह रहा हूं मैं, यहां अलग ही चल रहा है कुछ। इधर देखो, 14 साल से 19 साल की जो एडोलेसेंट गर्ल्स है उनको देते हैं सबला स्कीम के तहत आयरन एंड फोलिक एसिड। फिर शादी हो जाएगी भाई, नाम, और शादी होने के बाद घर होगा तुम्हारा, और घर में तुम्हें क्या देगी सरकार? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन कार्ड, 3 रुपए का राइस, 2 रुपए का गेहूं और 1 रुपए का कोर सीरियल, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा। 1 रुपए में मिलेगा, लाइन लगानी है बस। देखा है ना आपने? जी सर। यहाँ भी होंगी राशन की दुकान, राशन है ना? अब भाई कोई बंदे, गवर्नमेंट ने क्या लेके आई है? अंत्योदया अन्न योजना। इसके तहत जो बूढ़ी औरत अकेली है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसको सरकार 35 किलो क्या देगी? अनाज। अब ये सारा खर्चा लगभग 4.4 लाख करोड़ में से 2.5 लाख करोड़ तो ये खर्चा हो जाता है भाई, क्या देने में? भूखों को अन्न देने में। पता है आपको क्या टारगेट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पीडीएस के तहत? 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन को कैप्चर करना है। बताइए, हम हैं विकसित भारत, जिसमें हम आज भी भूखों को क्या दे रहे हैं? अन्न। नहीं? कितने परसेंट पॉपुलेशन? लगभग 75% इन रूरल एंड 50% इन अर्बन। ये मैंडेटेड है, इट इज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट। विकसित भारत, देख रहे हो कितना खर्चा किसकी जेब से जा रहा है? ये मोदी जी की? वो तो झोला उठा के चल देंगे। किसकी जेब से जा रहा है भाई? टैक्स पेयर्स। डोंट यू थिंक दिस प्रोग्राम नीड्स रिफॉर्म? खर्चा, क्या आपको ये लगता है कि ये भूखों को मिल रहा है, या देयर आर पीपल हु डोंट डिजर्व इट एंड टेक दैट? डिजर्विंग या अनडिजर्विंग? ठीक है, क्या करें? कोई स्कीम बताओ। एक स्कीम आई थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके अंदर एक स्कीम है बापू। क्या नाम है? बापू। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड फिजिकल अपटेक। अरे नाम है बापू, आप क्या सोच रहे थे? देखो बात समझना, बापू स्कीम, अरे नाम है सच में BAPU, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक। सिंपल, ये है राशन की दुकान वाला मालिक। ये क्या करता है? झूठ बोल देता है कि राशन खत्म हो गया, बोल सकता है, या मेरे नाम का राशन किसी पड़ोस की सरला को दे दे। कर सकता है भाई ऐसा? कि कौन राशन का माल कर सकता है कि नहीं कर सकता? किराने वाला। आप करते हैं? करते हैं, करता है। चलो, है कोई सरला तुम्हारी? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। मैं गया इनकी दुकान पे, मैंने
मेरा जो लिंक है, मेरा जो नाम है आधार के साथ लिंक है। किसके साथ? आधार के साथ। और आधार में आपको पता है मेरी बायो और फिंगरप्रिंट चलता है। मैं इनकी दुकान पे गया, मैंने ऑथेंटिकेट किया, अपने अंगूठा लगाया और मैं वेरीफाई हुआ कि मैं वही बंदा हूं जिसके नाम पे ये छुटा है माल और मेरे को ही मिलेगा। बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड। उसके बाद मैं क्या लूंगा इनसे? फिजिकल अपटेक। इस प्रोग्राम में एक दिक्कत है, मगर जो गरीब आदमी होता है वो हाथ से काम ज्यादा करता है। किससे काम करता है? हाथ से काम करने की बजाय एक टाइम के बाद उनकी रेखाएं क्या हो जाती हैं? मिट जाती हैं। ठीक बच्चों, देखो भारत एक डाइवर्स कंट्री है। On a serious note, it is very difficult to have one scheme for every India which can bring reforms which can revolutionize Indian landscape. We are learning by doing। हमारा चल रहा है इंडिया में कि हम करते हैं, कुछ गलतियां होती हैं उसको सुधारते हैं, ठीक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भारत को बहुत सख्त कदमों की जरूरत है। इसीलिए मोदी जी ने इस बार बोला है अगर मैं आ गया तो अगले 1000 साल किसको याद रखा जाएगा? मुझे। अब पता नहीं वो क्या करेंगे, वो नहीं पता, बट कड़े कदम लेंगे, है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया आपको? कहाँ है भाई मामला? बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है बच्चों। लो ठीक है, ये समझ में आया? अरे कौन सी सब्सिडी है? फूड सब्सिडी। फिर आती है कौन सी सब्सिडी? फर्टिलाइजर सब्सिडी। बच्चों फर्टिलाइजर पता है आपको? जी सर। हमारे इंडिया की मैक्सिमम सॉइल्स आर लैकिंग इन नाइट्रोजन। हम इंडिया में 3 एलिमेंट्स मैक्रो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देते हैं जिसको बोलते हैं N, P एंड K। इसको बताता हूं मैं थोड़ा सा। बच्चों समझना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे दी जाती है, जरा समझाता हूं दी कैसे जाती है सब्सिडी। इंडिया में नाइट्रोजन प्रोड्यूस भी होता है, हमारी इंडियन कंपनीज है, चंबल फर्टिलाइजर, यूपीएल। इंडिया में फैक्ट्रीज है क्या बनाने की? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन माने अमोनिया, यूरिया, अरे सुना होगा आपने, यूरिया। जी सर। इसी यूरिया से नेचुरल गैस भी निकलती है। ये नेचुरल गैस बनाने में फीड स्टॉक का काम करता है यूरिया। अच्छा ठीक है, तो इंडिया में प्रोड्यूसर्स भी है इंडिया में, और इंडिया में क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है और जरूरत बहुत ज्यादा है तो हम इंपोर्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट। अब मान लो इंडिया है, सपोज, देखना बड़ा अच्छा बताऊंगा आपको। यहां पे कहीं चंबल फर्टिलाइजर की प्लांट है, चंबल, और हरियाणा का किसान है कहीं यहां पे, ठीक। उसको चंबल का ही क्या चाहिए? फर्टिलाइजर। कि मैं यूज करूंगा तो किसका यूज करूंगा? चंबल। चंबल क्या प्रोड्यूस कर रही है? यूरिया। ठीक है, मेरी बात समझना आप बात। अब चंबल को बनाने की कीमत है चंबल की 8000, लेकिन किसान अड़ा हुआ है, बहुत अड़ियल है, और उसकी वजह से उस अड़ियल किसान को फर्दर कह रहा है मैं लूंगा तो चंबल का ही लूंगा। अब चंबल को एडिशनल ट्रांसपोर्ट करने में लगते हैं 1000 रुपए। अगर वो हरियाणा का किसान कहीं आसपास के अंबाला, कुरुक्षेत्र से मंगाता तो लगते 100 रुपए, लेकिन क्योंकि चंबल का कट्टा इतनी दूर जाएगा तो 1000 रुपए लगेगा। तो कितने की कॉस्ट आ गई चंबल के कट्टे की? 9000। और सरकार ने कहा हुआ है चंबल वालों को तुम्हें बेचना कितने का है? 4500। सेलिंग प्राइस कितना है एंड कॉस्ट प्राइस कितना है? व्हाट इज द सब्सिडी? अरे कितनी सब्सिडी दी? ऐसे सब्सिडी दी जाती है किसान को ये 4500 को पड़ेगा, किसान को नहीं सब्सिडी दी जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट किसको दिया जाता है? प्रोड्यूसर को। कौन सा ट्रांसफर है ये? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मेरी बात समझ में आई? प्रोड्यूसर को घर में कितने का खर्चा पड़ा? 9000। क्या बेचना कितने का है? 4500।
4,500 रुपए मेरे खाते में कौन देगी? भारत सरकार। समझ में आया? पक्का से आया? अभी मोदी जी ने देखो क्या इसमें चमत्कार किया। मोदी जी ने कहा यूरिया के जो कट्टा है, एक बैग है, उसके ऊपर ठप्पा लगाना बंद कर दो और उसका सिर्फ हर बैग का एक नाम होगा जिसका नाम होगा भारत बैग। क्या नाम होगा? भारत बैग। अच्छी स्कीम है, बुरी स्कीम है? अच्छी। अब हरियाणा का किसान चंबल का कट्टा नहीं मंगाएगा, वो भारत बैग मंगाएगा। और भारत बैग कहां बन रहा है? कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, आसपास के एरिया। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? यस। पूरी कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? यस। बात समझ में आई? इस बार बजट में अच्छा फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम करने का मैंने बताया क्या स्कीम लेके आई है भारत सरकार? भारत बैग। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम सुनो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी प्रॉब्लम। अब ये मेरा खेत है, आपको पता है एन, पी और के का रेशियो कितना होना चाहिए? 4, 2 and 1। स्टैंडर्ड बता रहा हूं, नॉट नेसेसरीली ये ट्रू होगा ग्राउंड लेवल पर। स्टैंडर्ड भाई क्या है वर्ड? 4, 2 and 1। 4 यूनिट नाइट्रोजन की, 2 यूनिट फास्फोरस की और 1 यूनिट पोटेशियम की। और मैं हरियाणा का बता रहा हूं, कहीं कहीं जगह पर रिसर्च हुआ 1600 यूनिट यूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है यूरिया। और वो सारा का सारा क्या है? सब्सिडाइज्ड। मतलब भारत सरकार जो खर्चा कर रही है वो सही ढंग से यूज नहीं हो रहा। देखो बताता हूं क्यों। ये खेत है, मान लो इसमें डाला यूरिया। अब दो बातें होंगे, यूरिया तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, यूरिया कहां जाएगा? साइड में। अब ये बारिश आएगी, बारिश का पानी बहता बहता इसे कहां ले आया? तालाब में। तालाब में अगर यूरिया एक्सेस चला जाएगा तो तालाब में क्या होगा? एल्गा। और एल्गा क्या करता है? खुद खाना बनाता है और ऑक्सीजन ले लेता है। अरे एल्गा देखा है आपने कभी? नदी तालाब देखे होंगे, हरा हरा सा होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा। आप देख रहे हो भारत सरकार कितने लाख करोड़ की सब्सिडी दे रही है बच्चों, बताना? 1.44। किसके ऊपर? फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर ओवर यूज हो रहा है। ओवर यूज नुकसान है, इकोनॉमिकली भारत सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है। अरे जरूरत है 1 लीटर पानी पीने की, आप पी रहे हो 10 लीटर पानी, तो 9 लीटर आपने वेस्ट कर दिया। जी सर। नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया? तो क्या हमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी को कम करना चाहिए या नहीं? यस। पिछले कुछ विगत वर्षों में भारत सरकार बहुत सारी ऐसी स्कीम लेके आई है जिससे फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम हो जाए। जैसे भारत सरकार ने कहा, मोदी जी ने एक दिन मन में आया मन की बात, वो मन की बात करते हैं सुनते नहीं है चलो कोई बात नहीं, तो उन्होंने मन की बात करी। अरे क्या हुआ? मन की बात करी उन्होंने, क्या? परंपरा कृषि है ना। मोदी जी इस देश के सर्वोच्चम सबसे अच्छे आदमी है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक दिन मन की बात करी और मन की बात करते हुए उन्होंने बोला कि हमें अपनी फील्ड्स में एक टेस्टिंग सिस्टम रखना चाहिए। एक कार्ड बनाते हैं हमारे एक फील्ड का, उस कार्ड का नाम था सॉइल हेल्थ कार्ड। क्या नाम था स्कीम का? सॉइल हेल्थ कार्ड। अच्छा, बड़ा मजा आएगा। लोगों ने कहा क्या बेनिफिट? देखो मोदी जी ने क्या कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड से क्या होगा कि टेस्ट होगी सॉइल। अब मेरे को पता है मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन लूंगा, विटामिन की कमी है, विटामिन B1 की, विटामिन C की, विटामिन D की, तो वही विटामिन ले लेता हूं मैं। अरे लेते हो सप्लीमेंट्स। अब उनको किसानों को पता लगेगा इसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो किसान नाइट्रोजन डालेंगे? नो। किसान नाइट्रोजन डालेंगे भाई? नो। तो आइडिया तो अच्छा था, लेकिन ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है इसके लिए हमें क्या चाहिए? सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। क्या चाहिए? सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज। कहां से लाएंगे लेबोरेटरी? गांव गांव में। कितने लाख गांव है हमारे यहाँ? हाउ मेनी लैक्स गांव आर देयर? 6 लाख, मोर देन 6 लाख, 6,50,000। कितनी लेबोरेटरी बनानी पड़ेंगी? लेबोरेटरी समझते हो? बचपन में स्कूल में जाते हैं, स्केलेटन मिलता था। अरे याद है स्कूल की लाइब्रेरी, लेबोरेटरी। मोदी जी ने कहा कि जितने भी सरकारी स्कूल है ना, देखो सुनो उनकी बात, मन की बात, जितने भी सरकारी स्कूल हैं क्या हम इनको लेबोरेटरी में बदल सकते हैं क्या? हाँ। ऐसे बोलते हैं वो, बदल सकते हैं क्या?
बताओ, बदल सकते हैं? यस। अरे स्कूलों में लेबोरेटरी में क्या हालत है, बस कमरे बने हुए हैं। मेरे स्कूल की लेबोरेटरी में सिर्फ एक अस्थि पिंजर होता था, उसे देखने जाते थे हम कि कितने अच्छे नक्शे हैं इसके। स्केलेटन। हाँ, स्केलेटन। अरे हिंदी में अस्थि पिंजर। अरे हिंदी ऐसी भाषा है, कंकाल। देखा है आपने? यस सर। तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा बताता हूं, ये समझ में आया? सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम, अरे समझ में आया? दूसरा, नैनो कोटेड यूरिया। अब इस बार नैनो डीएपी यूज हुआ है, नैनो डीएपी। अरे इसलिए बता रहे हैं, नैनो समझते हैं? नैनो, जी सर। नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे। सुना आपने? वो थी 1 मीटर से 100 मीटर, लेस देन 100 मीटर, 10 रेज़ टू द पावर -10 लेवल पर, जो -9 लेवल पर जो साइज होता है उसको बोलते हैं नैनो साइज। ठीक है? जब किसी चीज का नैनो साइज बनता है तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जो प्रॉपर्टीज अभी होती हैं कि पानी है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, तो जब नैनो साइज पे जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएगी। ठीक? तो आजकल नैनो मटेरियल बनने लग गया है। तो अभी नैनो कोटेड यूरिया, मतलब नैनो जो फर्टिलाइजर है वो नैनो रूप में दिया जाएगा। इसके 2 बेनिफिट होंगे, एक तो कम डालना पड़ेगा, अरे क्या डालना पड़ेगा? कम, और दूसरा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी या कम? ज्यादा। सिंपल बात समझो भाई, आपकी कैपेसिटी 10 लीटर पानी पीने की है, लेकिन एक साथ 10 लीटर पानी नहीं पी सकते, लेकिन टप 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 करके पूरा दिन पानी पीते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार सॉइल है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, अगर उसको स्लोली धीरे धीरे होले होले अगर उसको पानी मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होगी या ज्यादा? ज्यादा। और फर्टिलाइजर कम लगेगा या ज्यादा? कम। बात समझे? आइडिया समझ में आया? तो इसका रियल वर्ड है नैनो डीएपी। क्या वर्ड है? नैनो डीएपी। इससे पहले आया था नीम कोटेड। क्या वर्ड था? नीम कोटेड। नीम की कवरिंग कर दी पैलेट्स के ऊपर। अब नीम की वजह से नीम स्लोली जब जमीन में गया तो स्लोली रिलीज हुआ, कम यूज हुआ। और दूसरा, हमारा यूरिया पाकिस्तान में जा रहा था, बांग्लादेश में जा रहा था, स्मगल हो रहा था, तो अब नीम के रूप में वो स्मगल नहीं होगा। ठीक? गवर्नमेंट तीसरा काम क्या कर रही है? गवर्नमेंट लेके आ रही है, बच्चों बात समझना, ड्रिप इरिगेशन। कौन सा इरिगेशन? ड्रिप। आपने बचपन में लगी है सुइयां? जी सर। अरे सुई लगी है? हाँ। या नहीं? लुप्पी ही लगाते थे वो। जी सर। सलाइड। सलाइन। ओह माय गॉड, कहाँ गई कल सलाइन? कहाँ है? अरे याद है? अरे बचपन में लगी होंगी सुई। एक डॉक्टर साहब होते थे, जब आप उही करते थे, कुछ याद है? अरे कैसा हो गया है? क्या हो गया है बच्चों? ठीक है। तो उसके थ्रू अगर हम सीधा जड़ों में, किसके? प्लांट की जड़ों में लगा दें वो लुपियां, और उससे क्या बेनिफिट होगा? हम सीधा डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं जहां पे क्या है जरूरत। इस पानी के अंदर एक तो पानी भी मिक्स होगा और यूरिया भी। इससे फायदा क्या होगा? फर्टिलाइजर भी और पानी भी। इससे कम यूज होगा, ज्यादा कम, और वेस्टेज कम होगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। कौन सी इरिगेशन? ड्रिप। पानी भी कम यूज होता है इसमें, फर्टिलाइजर भी। तो थर्ड क्या बताया मैंने? ड्रिप इरिगेशन। सेकंड क्या बताया मैंने? नैनो डीएपी, नैनो कोटेड। थर्ड क्या बताया? फोर्थ क्या बताया? सॉइल हेल्थ कार्ड। और इससे पहले क्या बताया था मैंने? क्यों ना ये सब छोड़ो, और भी तरीका बताता हूं। क्यों ना हम अपनी खेती बिना यूरिया के करना शुरू कर दें, जिसको हम परंपरागत कृषि विकास योजना, एक स्कीम है। कौन सी योजना? परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसके तहत हम कौन सी फार्मिंग करें? ऑर्गेनिक, कि जिसमें क्या ना हो? फर्टिलाइजर। तो भारत की सब्सिडी का बिल कम होगा कि नहीं होगा? यस, ये भी एक विकल्प है। चौथी स्कीम ऑर्गेनिक फार्मिंग। और क्या कर सकते हैं? वो सब हम क्यों ना अपनी क्रॉप्स ऐसी उगाए जिसमें किसकी जरूरत कम हो? फर्टिलाइजर। एग्जांपल दोगे? मिलेट्स। वेरी गुड भाई। कौन सी स्कीम है? मिलेट्स। अरे बोला है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी।
सब्सिडीज वाला किस्सा समझ में आया? जी सर। अरे आया कि नहीं आया? कम करने के तरीके समझ में आए? बच्चों जितना मैं डिस्कशन कर रहा हूं इससे ज्यादा एग्जाम में रिक्वायरमेंट नहीं है। यस यस नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम ऐसी फार्मिंग क्यों नहीं करते जिसमें खर्चा ही कुछ ना हो, जिसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये टेक्निक जो है सुहास पालेकर एक महाराष्ट्र का बंदा है और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, पहली ऐसी गवर्नमेंट है दुनिया की और देश की जिसने अपने बजट में स्पेशल एलोकेशन दी है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को। लेकिन बच्चों जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एंटायर इंडिया। यू नो व्हाई? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यस द प्रोड्यूस इज ऑर्गेनिक, यस द प्रोड्यूस इज गुड क्वालिटी, गुड टेस्ट, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है बहुत, ठीक है। But the problem is it is not free from pesticides. The pest attack is minimized. The output is low. आज भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है हमारे यहाँ? पॉपुलेटेड स्टेट। हर साल यूपी एक मालदीव्स निकाल देता है तो अरे हाँ सच में, सब किसकी देन है? ऊपर वाले, भगवान का दिया बहुत कुछ है ना। तो द पॉइंट इज आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी हैम्पर हो सकती है अगर हमने प्रोडक्शन बल्क में नहीं की और पूरा देश अगर नेचुरल फार्मिंग की तरफ चला गया तो हमारे यहाँ पे फूड स्कार्सिटी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि हर एक एरिया को शिफ्ट नहीं करना है। सपोज करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ये सपोज इंडिया है हमारा, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज हैं, कौन से एरिया? ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया, उनको शिफ्ट कर दो। जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ले आओ। बिहार जहां पे कभी हुआ ही नहीं एग्रीकल्चर, वहां पे पूरा एग्रीकल्चर करो, उनकी लैंड को यूज करो। वेस्टर्न पार्ट में वाटर कंजर्वेशन करो और उससे फार्मिंग करो। तो इंडिया में हमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग कौन सी फार्मिंग करनी है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग फार्मिंग करनी है। वी कैन नॉट हैव वन फार्मिंग प्रैक्टिस फॉर एंटायर इंडिया। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? अरे आई या नहीं आई? फिर क्या हो गया है, इतना सन्नाटा क्यों है? देखो भाई, अपने को है यस सुनने की आदत अरे समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते। ये समझ में आया कि आगे देखो, बिल्कुल फर्क है। अगर एमएसपी है, आउटपुट सब्सिडी, क्या वर्ड है? आउटपुट। इनपुट सब्सिडी कौन सी है? रेन, वाटर, फर्टिलाइजर, ये सब। एक्चुअली क्या है, हमें कहीं ना कहीं अपना सब्सिडी कल्चर कहीं ना कहीं चेंज करना चाहिए। मोदी जी ने उसके लिए कदम उठाया था और शायद जिस इंडिया की वो 1000 साल याद रखने वाली बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है एग्रीकल्चर सबसे पहला स्टेप होगा जिसके ऊपर वो इंडिया को बदलना चाहेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इतना पानी हमारे इंडिया में, स्कार्सिटी बढ़ गई है इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए। ज्यादा फर्टिलाइजर मतलब ज्यादा पानी। भारत में आने वाले दिनों में वाटर वॉर्स हो जाएंगे। क्या होंगे? कौन से वॉर? वाटर वॉर। पानी के लिए लड़ोगे, एक एक बूंद के लिए लड़ोगे। बात समझ रहे हैं? तो बहुत जरूरी है भाई बदलाव भारत में। लेकिन सवाल क्या है, बदलाव के लिए एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? स्टेट। और स्टेट सब्जेक्ट में बदलाव ऐसे इजीली नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की प्रॉब्लम समझ में आई? जी सर। अब हम बात करते हैं कौन से एक्सपेंडिचर की? कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कौन से एक्सपेंडिचर की? कैपिटल। टेक 1 minute एंड रीड वट एवर इट इज रिटन ओवर हियर। रीड करो सभी, 1 मिनट लेके, 1 मिनट लो, रीड करो। नेशनल डिजास्टर रिसर्च रेस्क्यू फोर्स, एनडीआरएफ। ये सेस है। क्या वर्ड है यहाँ पे? सेस।
प्लीज पढ़िए बच्चों। देखिए बच्चों, एक चीज, दो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूं यहां पे। आपने जितनी भी किताबें पढ़ी होंगी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन सब किताबों को आपको पता है, जितने टीचरों से आपने इकोनॉमिक्स करी है, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हम दिखाते हैं वो कौन सा एक्सपेंडिचर दिखाते हैं? रेवेन्यू। ठीक है, बट आपको समझना होगा जो डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। अगर हम रफेल खरीद रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू? कैपिटल। वन टाइम, तो वो कौन से एक्सपेंडिचर में आएगा? कैपिटल। अगर हम डिफेंस के लोगों को क्या दे रहे हैं? सैलरी, पेंशन, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू। बच्चे याद रहेगा ये? अब देखो हमारे देश की विडंबना, आज भारत अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। एक फर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो बहुत सारे हवाई जहाज बनाती है। तो हमारा खर्चा पता है किस पे जा रहा है ज्यादा? देखो अब ये डिफेंस एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है बच्चों, दिख रहा है? जी सर। इसका लगभग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3 लाख करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1.5 लाख करोड़। तो डिफेंस के ऊपर पता है किसके ऊपर खर्चा हो रहा है हमारा ज्यादा? सैलरीज के ऊपर। किसके ऊपर? पेंशन्स के ऊपर, ना कि देश के लिए आने वाले वर्षों में कोई चीज बन रही है। तो डबल खर्चा किस पे हो रहा है? सैलरीज। समझ रहे हो? और एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट में, पीटर प्रिंसिपल, ठीक, वो कहता है कि आप वर्कफोर्स जितनी बढ़ाओगे तो काम कम नहीं होगा, काम उतना ही बढ़ जाएगा। क्यों? वो नया काम ढूंढ लेंगे। अरे बात समझ रहे हो? जी सर। तो क्या यहाँ पे मॉरल हैजार्ड तो नहीं चल रहे हैं हमारे इंडिया में कि डिफेंस का जो खर्चा हो रहा है वो सैलरीज पे ज्यादा हो रहा है, और डिफेंस कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश ना करे कि भारत खतरे में है। जो आज पाकिस्तान का हाल है, पाकिस्तान का 90% जो रिसोर्सेज है वो कौन कंट्रोल करता है? डिफेंस, आर्मी। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आज पाकिस्तान का स्टेट एक डबल स्टेट बन के रह गया है। आवाम एक तरफ, इमरान खान एक तरफ। तो आवाम एक तरफ, आर्मी एक तरफ। अरे बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये जो डुअलिज्म, तो हमें अपने एक्सपेंडिचर को क्या करने की जरूरत है बच्चों? रैशनलाइज। क्या करने की जरूरत है? रैशनलाइज। बच्चों याद रखना, 2000, मैं अभी आपको मेंस के क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2019 का दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन आता है व्हाई वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर एक्सपेंडिचर, जिससे हम अपना FRBM के जो टारगेट है वो पूरे नहीं कर पा रहे। तो आप इन सब को लेकर चर्चा करोगे, बाकी बच्चे नहीं करेंगे। जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं ना, वो लिखेंगे कि हमें एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। कौन सा कम करना है? आप बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर कौन सा हो ज्यादा? कैपिटल, ना कि रेवेन्यू। जो हम इक्विपमेंट्स ले रहे हैं वो एडवांस में, फिर हमको कैपिटल में कैसे आएगा? जो हम, जैसे हमने जब घर बनाया, ठीक है, बता दो, घर बनाया, घर से लेते हैं, घर बनाया, वो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। अगर हमने घर बनाया वो कैपिटल है, घर के अंदर नौकर रखे, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू। राफेल लिया, वो कौन सा है? कैपिटल। राफेल को चलाने का खर्चा जो है वो कौन सा आएगा? रेवेन्यू। वो एडवांस्ड नहीं है, वो हम जैसे हमारे यहाँ 2001 का चल रहा है, वहाँ पे 2000। दिक्कत क्या है? अच्छा, ये बहुत अच्छा बुनियादी सवाल पे जाता हूँ, आपके सवाल के बुनियाद पे जाता हूँ, ऐसे ये नहीं। हम इंडिया इंपोर्ट क्यों करते हैं राफेल? इंडिया में क्यों नहीं बना सकते राफेल?
टेक्नोलॉजी कैसे आती है? कैसे आती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको जान के बड़ा दुख होगा, यूएसए अपने जीडीपी का 3.8% खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, चाइना 2.8% और इंडिया 0.8। ये दिक्कत है। आप आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं एक रॉकेट मैकेनिक बनते हो और इंडिया में रॉकेट बनाओ? अरे यस और नो? सारी बात किसकी है? यूथ के। जो इंडिया के बेस्ट माइंड है वो या तो इंडिया से बाहर चले जाते हैं, आईएएस में अपने समय व्यतीत कर देते हैं, नहीं? और एक बेस्ट माइंड आपको पढ़ा रहा है, ठीक है? ठीक है, उसकी कदर करो और पढ़ लो आगे। अरे मजाक कर रहा हूं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबने सीखा कि एक्सपेंडिचर ज्यादा कौन सा होना चाहिए? कैपिटल। सबने सीखा। और वो कैपिटल में भारत, आपको जान के बड़ा अचंभा होगा, जब से मोदी जी आए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर 4 गुना बढ़ चुका है हमारा। ठीक? कैपिटल एक्सपेंडिचर हम स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा दे रहे हैं। जैसे मोदी जी ने योगी जी को पैसा दिया और उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया। क्या बना दिया? जेवर एयरपोर्ट। तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जा रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए एक वर्ड याद रखना, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट्स टू द स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स। अगर प्रीलिम्स में आता, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्या है उसमें इंक्लूडेड? ग्रांट्स। याद रखेंगे भाई? जी सर। समझ में आया? चलो अब बिल्कुल थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करते हैं क्लास में। ये है बजट 2024 इंटरिम बजट। ये कह रहा है कि पैसा कहां से आता है इंडिया के पास, यानी रिसिप्ट क्या है इंडिया की, और पैसा कहां जाता है, रुपये खर्चा क्या है। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा पैसा किस अकाउंट से आ रहा है? बताओ। बोरोइंग्स। कहां से आ रहा है? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स कौन सा रिसिप्ट है? रेवेन्यू या कैपिटल? टेस्ट होगा। अच्छा जी, सबसे ज्यादा खर्चा पैसा कहां से आ रहा है? बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। डेट। अरे कर्ज ले रहे हैं। कर्ज कौन सा होता है? कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद कौन सा आ रहा है? उसके बाद का, अरे रिसिप्ट देखो ना, ये रिसिप्ट है। अरे कहां से आ रहा है? इनकम। अरे नहीं नहीं, ये रहा इनकम टैक्स। अरे वो पेमेंट है, आधा कट है, आधा कट। कट लो। आधा कट है भाई। ये देखो, ये किसका है? ये पार्ट किसका है? रुपी गोज टू। और ये पार्ट किसका है? ठीक। तो सबसे ज्यादा कहां से पैसा आ रहा है? क्या आज भारत आज भी भीख मांगने का कटोरा है? लेकिन आपको जान के बड़ी खुशी होगी, सबसे ज्यादा किससे ले रहे हैं हम? अपने। अपने तो अपने होते हैं, आज बताऊंगा। ठीक है, पैसा जाता कहां है? अच्छा सॉरी, सेकंड नंबर पे कौन सा है? ये कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू। थर्ड नंबर पे कौन सा है? जीएसटी है। अरे दिखाया था पिछले उसमें, अरे इसे पिछले वाले में दिखाया था। चौथे नंबर पे कौन सा है? कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर कौन सा है ना? यूनियन एक्साइज। हो कहां गया? ओ ये रहा। कौन से नंबर पे है ये? 5th नंबर पे। 6th, 6th and then 7th। अरे वाह, सीख गए आप। कस्टम कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू कैपिटल? रेवेन्यू। देखो आप तो सीख गए यार। ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है? ये कैपिटल रिसिप्ट। अरे नाम में ही है इसकी। भारत सरकार ने क्या बेचा है? माल। देखो बहुत कम है भाई। आप पूछ रहे थे ना, नॉन डेट डिसइन्वेस्टमेंट एंड मोनेटाइजेशन बहुत कम है। 10,000 करोड़ रुपए आए हैं। कितने हजार करोड़? 10,000 करोड़ रुपए बस। अरे बात यहाँ करोड़ 45 लाख करोड़ की बात चल रही है भाइयों। अरे कितने लाख करोड़ की चल रही है? 45 लाख करोड़। कई दिन तक नींद नहीं आने वाली। आज मैं खुशी खुशी डल लेक पे जाऊंगा, डुबकी लगा के आ जाऊंगा बस, खुशी में खुशी। अब पैसा कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा पैसा किसमें जा रहा है? अरे देखो कहाँ गया? ब्याज उतारने में। अरे अभी पिछली क्लास में यही सिखाया था। पैसा कहाँ जा रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट्स।
दूसरा कहां जा रहा है? स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सेकंड नंबर। तीसरा कहां जा रहा है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम? जो 100% फाइनेंस बाय यूनियन गवर्नमेंट। सारा का सारा पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे बहुत सारी हैं, मुद्रा स्कीम जो आपको लोन मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कोई पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करती है? नो। उन स्कीम्स को कौन सी स्कीम कहते हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या कहते हैं उसको? मेरे साथ बोलेंगे एक बार, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है? इसके बाद नेक्स्ट अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, और खर्चे। समझ रहे हो? मोदी जी का रोल मॉडल है। दे आर ऑलवेज लर्निंग, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज फोकस, है ना। जीवन में हम सारी उम्र एक दुविधा से गुजरते हैं, पता है किस दुविधा से? जब हम एंजॉय कर रहे हो तो पढ़ाई की सोचते हैं, और जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो एंजॉय की सोचते हैं। जो रियल आदमी है वो एंजॉय के समय क्या करता है? शाहिद एंजॉय। जब मजा ले रहे हो तुम किस चीज का, तो मजा लेने के भी ध्यान होना चाहिए, और जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो किस पे ध्यान होना चाहिए? पढ़ाई। लेकिन उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ बच्चे तो रोल मॉडल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ने मेरे से पूछा, सर ये सेस क्या होता है? क्या होता है? सेस क्या वर्ड है? सेस। सेस। अच्छा ये बताओ, सरचार्ज सुना है आपने? जी सर। क्या फर्क है सेस और सरचार्ज में? दोनों टैक्स ऑन टैक्स हैं। वेरी गुड। सेस इज स्पेसिफिक और सरचार्ज इज नॉट स्पेसिफिक। ये टैक्स ही होता है। क्या होता है? ये टैक्स। ठीक है, मान लो मैडम आपसे लिया गया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मैं बताता हूं कैसे। किसी चीज पे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपसे टैक्स लिया गया 12%, और उसके बाद 1% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके एक वर्ड आ गया। ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होता है। किसके साथ शेयर नहीं होता है? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ये सारा पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर पहले, और वहां से स्पेसिफिक नाम जो होता है, हेल्थ फंड, एजुकेशन फंड, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स फंड, नेशनल डिजास्टर फंड, उनके नाम से जाता है ये। और वहां पे जाने के बाद, या जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, उनके नाम से जाता है, और उनके लिए ये यूज होता है स्पेसिफिकली। दोबारा बताता हूं, देखो कैसे, इसको थोड़ा सा समझ, एक बार मैं समझा दूं फिर पूछना आप सवाल। ठीक है, देखो टैक्स आप पे लगाया गवर्नमेंट ने, सपोज करते हैं 10%। आपकी इनकम थी 1 लाख। टैक्सेबल इनकम, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? टैक्सेबल। कितना परसेंट टैक्स लगा? 10,000। अब क्या होता है? कारनामा चलता है सरचार्ज का। किसका? सरचार्ज। गवर्नमेंट ने सरचार्जेस लगाए हुए हैं। देखो पैसे लेने के तरीके क्या है? ये सिर्फ पैसा लेने का तरीका। टैक्स का नाम दे दिया, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के आप टैक्स में और टैक्स के रेट में बदलाव नहीं कर सकते, ये पता है? जी सर। बट सरचार्जेस आर नॉट कमिंग अंडर द ट्रीट नेम ऑफ टैक्स, और गवर्नमेंट को चाहिए फ्रीडम खर्च करने का। बात समझे? तो सरचार्ज आ गया। सरचार्ज सपोज करते हैं 10% है, ये इस टैक्सेबल अमाउंट पे लगेगा। ये किस पे लगेगा? टैक्सेबल अमाउंट। कितना बन गया? 10% इसका 1000। टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज कितना हो गया? 11,000। अब आता है सेस। बच्चों सेस के आगे ना बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, जैसे राष्ट्रीय मीडियम एजुकेशन कोष, ठीक है, या महिला सुरक्षा कोष। नाम होगा सेस के सामने हमेशा। क्या होगा? नाम। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, किसान सुरक्षा सेस, है ना? इस तरह के नाम होंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? देखो पहले टैक्स 1 लाख रुपए इनकम, 10% टैक्स लगा। उसके बाद गवर्नमेंट लगा जाती है सरचार्ज, जिसका कोई नाम नहीं होता। नाम नहीं होता तो गवर्नमेंट इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकती है। ठीक है? अरे ठीक है। दूसरा होता है सेस।
ये किस पे लगता है? टैक्स प्लस सरचार्ज को जो ऐड करके कितना इनकम आई थी? 11,000। अरे 1 लाख पे टैक्स लगा 10,000, 10,000 पे 10% लगा कितना? सरचार्ज किस पे लगा? टैक्स पे। अब सेस किस पे लगेगा? टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स। ये समझ में आया? मान लो सेस है 10%, तो ये हो गया 1100। 11,000 प्लस 1100 कितना हो गया? 12,100। ये चली गई आहुति किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये सारा पैसा किस में जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। किस में जाएगा भाई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब होता है तिजोरी किसकी? भारत सरकार की। ठीक है, किसकी तिजोरी? भारत सरकार की। और भारत सरकार की तिजोरी से जो अगर उसके ऊपर कोई नाम है, किसके ऊपर नाम होता है? सरचार्ज के ऊपर या सेस के ऊपर? सेस के ऊपर। तो उसी काम के लिए यूज होगा। ये डिफरेंस है सरचार्ज और सेस में। लेकिन क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को देना बाध्य है? नो। ये स्टेट्स को नहीं मिलता है। दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन बाध्य नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव टू द स्टेट्स एज अ टैक्सेबल, टैक्स टू बी डिवोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत। कौन सा फंड होता है ये? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, 2 फंड और होते हैं, क्या नाम है? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। वेरी गुड। ये पता है आपको? जी सर। कंसोलिडेटेड, देखो मैं बताता हूं, जो बच्चे मेरी क्लास में नहीं है, हमारी जेब से जो टैक्स के थ्रू, नॉन टैक्स के थ्रू जो पैसा जाता है रिसिप्ट्स में, लोन लेती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ये सारा जमा के जमा कहां होता है? भारत सरकार की तिजोरी में। वो तिजोरी कहलाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उस फंड से पैसे निकालने के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड देन एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रचा हुआ। ठीक, दोबारा बताते हैं। आपकी जेब से टैक्स गया भाई, आपकी जेब से टैक्स कहां गया? ये गवर्नमेंट क्या मोदी जी अपने झोले में लेके चलते हैं? नो, ये जाता है तिजोरी में, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किसमें जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा ये बताओ, जीएसटी होता है, ये किसमें जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहां पे? तिजोरी में। इसमें से याद रखना मेरी बात, जीएसटी में याद करा था हमने सीजीएसटी, आईजीएसटी। क्या एसजीएसटी इसका पार्ट है? नो। एसजीएसटी की कहां जाता है सारा का सारा? स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में। किसकी तिजोरी में जाएगा? जब नाम स्टेट आ गया, किसकी तिजोरी में जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट की। जब नाम सेंटर और इंटीग्रेटेड आ गया, किसकी तिजोरी में जाएगा? सेंटर। ठीक है। ये कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकलवाने के लिए एज पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 ये कहता है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट की, जिसके तहत फाइनेंस बिल पास होता है आर्टिकल 112 के तहत, जिसके तहत आर्टिकल 113 के तहत अप्रोप्रिएशन बिल, और आर्टिकल 114 के तहत और 1110 के तहत फाइनेंस बिल। अरे ठीक है। yes, तो पहले क्या होगा? डिमांड फॉर ग्रांट, आर्टिकल 113 अप्रोप्रिएशन बिल। उसके बाद बिना बिल के आप पैसा निकाल सकते हो क्या गवर्नमेंट से? नो। बताया था ना शुरू में, याद करो। जी सर। ऐसे चलती है भारत सरकार। जी सर। तो ये जो सेस है और सरचार्ज है, ये सारा का सारा पैसा किसकी तिजोरी में जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। बट ये क्या स्टेट के साथ शेयर करने के लिए मैंडेटरी है? नो। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड नहीं होता भारत सरकार के पास, एक होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कौन सा फंड? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? मन में आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। अरे पता तो होना चाहिए। जी सर। कंटिंजेंसी फंड जो था जब शुरू में भारत सरकार बनी थी, सिर्फ 500 करोड़ का था। कितने का था? 500 करोड़। ठीक है। अरे ठीक है। जी सर। कितने करोड़ का था? 500 करोड़। ये फंड
इस फंड को यूज करने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए नो। इसमें क्या होता है, ये यूज होता है इमरजेंसी में, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है ये, किसके हाथ में, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किससे चलता है, वो किसके हाथ में होता है, कैबिनेट, वेरी गुड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अरे याद है ना, प्रेसिडेंट के हाथ में क्या होता है, कंटिजेंसी, और प्रेसिडेंट किसके हाथ में होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आई होप यू मस्ट बी नोइंग इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम आर्टिकल 74 व्हिच सेज दैट यस कि प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अरे पता होगा, जी सर 74 पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस। अरे ठीक है, जी सर ओके आगे बढ़ते हैं। कितने का फंड मिलता है इसको, 500 करोड़। मान लो देश पे विपत्ति आ गई, क्या आ गई, देश पर विपत्ति, एनी प्रॉब्लम आ गई, तो भारत सरकार सैलरी तक सस्पेंड कर सकती है। जी सर और आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूं, ये फंड कितने का था, 500 करोड़ का। इसके खर्च होने के बाद अप्रूवल लेनी पड़ती है, खर्च करने से पहले नहीं, खर्च करने के बाद। ये तो वैसा ही हो गया, हाँ पापा गलती होगी, अब पापा गलती होगी, पापा क्या कहेंगे, त्याग की तरह। बात समझे, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक, परमिशन लेनी पड़ती है इसमें भी, लेकिन कब, एक्सपोज फैक्टर। कंटिजेंसी फंड बाद में। अच्छा, इसमें क्या है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ बनाए, क्या बनाए, एक लॉ जिससे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के पैसे निकले। कंटिजेंसी फंड बनाने का पावर किसके पास है, गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। याद रखना प्रीलिम्स के लिए ये बात, किसके पास है पावर, पार्लियामेंट या गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। उसको यूज कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कंटिजेंसी फंड एक्ट बनाया है साल 1950 में, जिसके तहत पहले जो उसका फंड था वो कितने करोड़ था, 500, और साल 2021 में इसको कर दिया गया है 30,000 करोड़ रुपए मात्र। सिर्फ कितने करोड़ रुपए, 30,000। 500 करोड़ से कितना हो गया अब ये, 30,000 करोड़। कौन से ईयर में, 2021-22। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर ये इंफॉर्मेशन किसी भी एक बच्चे के पास हो आपकी क्लास में, आपके इंस्टीट्यूट में, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट, आई विल नॉट टेक द क्लास, नहीं होगी। इसमें एक और बताता हूं, अब अगली बात बताता हूं आपको। ये 500 करोड़ रुपए कहां रखे जाते थे, कहां, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के पास। कौन सा, इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कौन बनाता है, जो बजट बनाता है, इसका जो सेक्रेटरी थी का 500 के 500 करोड़ रुपए किसके पास रखे जाते थे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी के पास। 500 के 500 करोड़ रुपए किसके पास, सेक्रेटरी। पता है, आप आईएएस बनोगे तो आपकी जो डिपार्टमेंट की टॉप पोजीशन होगी वो क्या होगी, सेक्रेटरी। और सेक्रेटरीज में टॉप पोजीशन क्या होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब जब आप आईएएस बनोगे, चुने जाओगे, तो आपकी प्रमोशन होगी, तो लास्ट पोजीशन क्या होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी। और डिपार्टमेंट में क्या होता है, टॉप लेवल पे सेक्रेटरी, सबसे टॉप जो बंदा होता है आईएएस, ठीक। तो डिपार्टमेंट किसके पास थी, कौन से सेक्रेटरी के पास पैसा रहता था, इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका मतलब ये नहीं है वो यूज कर सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने भाई 500 करोड़ रुपए खड़े खड़े खराब हो जाएंगे तो बैंकों में जमा थे उसके पास, लेकिन ऑथराइज सिग्नेटरी कौन था, मतलब उसकी देख रेख करने वाला, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक। इसको चेंज कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास रहेगा 40% एंड अनदर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास शायद 60% है। मैं भी बता देता हूं आपको। दियर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो होंगी, इधर जाएगा डॉक्यूमेंट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड 40% कौन से डिपार्टमेंट के पास, इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड रेस्ट 60% किसके पास, अदर डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रहेगा। ठीक है, दो अलग भागों में बट गया अब, 40 और 60%। अरे ठीक है जी सर।
ये समझ में आया? यस सर। पक्का से आया सभी को? कितने हजार करोड़ का फंड हो गया? 30,000 करोड़। कंसोलिडेटेड फंड का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन क्या कहे है प्रोविजन? पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी, उसके तहत प्रेसिडेंट यूज करेगा। बात समझ में आई? यस सर। कौन सा एक्ट है? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। लास्ट है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। कौन सा अकाउंट है बच्चों? पब्लिक अकाउंट। इसको थोड़ा सा बता देता हूं। पैसे कहाँ से आते हैं? ये उससे निकाले जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से। एक बार निकाल के रख दिए, एक बार, ये वन टाइम होगा ना ये फिर उसके बाद तो बन ही जाएगा ये। देखो, ये समझ में आया कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? इससे पैसा निकलवाने के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे बजट किसके लिए है? कंसोलिडेटेड फंड के लिए। कंटिंजेंसी फंड के लिए खर्च करने के बाद अप्रूवल चाहिए, एक्स पोस्ट फैक्टो देनी पड़ेगी फिर तो अप्रूवल, फिर बचा ही क्या है? लास्ट है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, पब्लिक अकाउंट क्या होता है? क्या होता है पब्लिक अकाउंट? बच्चों बात समझना, नहीं, नॉट पेंशन फंड। पोस्ट ऑफिस में हम पैसा रखते हैं, याद है आपको? पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम होती है। जी सर। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का पैसा कहां रखा जाता है? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, कितने बच्चे हैं मेरी क्लास में जिनके पिताजी और पेरेंट्स है ना गवर्नमेंट जॉब में है और उनका एक प्रोविडेंट फंड कटता है? कौन सा फंड कटता है? प्रोविडेंट फंड। सुना है आपने? यस सर। वो जब रिटायर होते हैं, मान लो एक बंदे ने ज्वाइन किया 22 साल की उम्र में, भाई कितने 22 साल की उम्र में, रिटायर हुआ 60 साल की उम्र में, लगभग कितने साल रह गए उसके जीवन के? 28 साल, सॉरी 38 साल की वर्किंग है। 38 साल हर महीने उसका कटता रहेगा प्रोविडेंट फंड। क्या करता रहेगा भाई? वो प्रोविडेंट फंड जमा होता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में, जिसको देखता है प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। ठीक, वो पैसा जो होता है, वो खाता कहां ओपन होता है? वो अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देना किसको है? पीएफआरडीए को। पीएफआरडीए कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे पीएफआरडीए इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी विच रेगुलेट्स द पीएफ रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक, तो अल्टीमेटली ये जिम्मेवारी किसकी है? अरे किसके पास रहेगा वो पैसा? गवर्नमेंट के पास। और जब वो रिटायर होता है उसको क्या मिल जाता है? वापस पैसा। गवर्नमेंट क्या करती होगी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फंड, अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जो पैसा आता है? इन्वेस्टमेंट करती होगी। और गवर्नमेंट, आपने देखा, उसको चाहिए 18 लाख करोड़ रुपए, तो वो पैसा गवर्नमेंट वहां से बोरो करती है, उसको बोलते हैं डिपॉजिट अगेन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया फंड्स। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, लेकिन तीनों चीजें समझ में आई। पैसा कहां जाता है आपका? कंसोलिडेटेड फंड। इसमें कौन सा पैसा होता है? टैक्स एंड नॉन टैक्स। अरे याद है ना? जी सर। जो बजट हम बना रहे हैं वो कौन सा रिसिप्ट कौन से अकाउंट में जा रही है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर होता है कंटिंजेंसी फंड। कौन सा फंड होता है? कंटिंजेंसी फंड, जिसकी की अब कितनी है वैल्यू? 500 करोड़। 30,000। कंटिंजेंसी फंड जैसा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कि पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगी जिसको यूज करेगी कौन? प्रेसिडेंट। तो हमने कंटिंजेंसी फंड एक्ट पास किया साल 1950 में। ठीक, समझ रहे हो कैसे है हमारी वर्किंग? जी सर। और लास्ट क्या है? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये कौन सा खाता होता है? कि जिस खाते में आपका पीएफ कटता है इसमें जमा होता है, पीएफ प्रोविडेंट फंड। हर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉय होता है, 15,000 से ज्यादा इनकम होती है, उसको एक पीएफ कटता है। मान लो 9% पीएफ है, 9% उसकी सैलरी से कटेगा और 9% एडिशनल कौन जमा कराएगा? एम्प्लॉयर, मालिक। क्या कहलाता है बच्चे? ये प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये कहां जाता है? आपका पैसा जमा हो गए 28 साल, जितने भी साल जो नौकरी करोगे, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलता था पहले, अकाउंट ओपन होता था पोस्ट ऑफिस में। अरे पता है ना, डाक खाना, डाकिया डाक लाया, जी सर। उसमें ओपन कर सकते हो आप अपना अकाउंट। पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम अभी भी करते हैं कुछ लोग। भाई आप नहीं हो उसमें, आप अवेयर हो गए हो, आप शेयर मार्केट सीख गए हो तो शेयर मार्केट में करोगे। बट लोग कहां करते हैं? पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। और उसमें क्या है?
वो पैसा किसको देना है? भारत सरकार का है पोस्ट ऑफिस, तो वो अकाउंट कौन सा किस में जाता है? वो पैसा जमा कौन सा? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देख रहे हो, पब्लिक का खाता। किसका खाता है? पब्लिक का। इसमें से कुछ पैसे को यूज करने के लिए अप्रूवल चाहिए बिफोर पार्लियामेंट, और कुछ पैसा बाद में यूज होने के बाद भी आप गवर्नमेंट। तो ये पार्शियल अकाउंट है जिसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए पहले और बाद में। बीच का किस किस के बीच का? कंसोलिडेटेड फंड और कंटिंजेंसी। ठीक, आगे बढ़े। अरे ये लाइन समझ में आई? देखो, आप जब डाउट पूछते हो तो मेरे पास नॉलेज का खजाना है। ठीक है, मैं बजट पढ़ाने आया हूं, लेकिन मैं यहाँ पॉलिटी पढ़ा रहा हूं आपको। क्या पढ़ा रहा हूं? पॉलिटी। बट बात वो नहीं है। मेरा मानना यह है कि सीखने वाले की अगर अंदर इच्छा है तो सिखाने वाले को रुकना नहीं चाहिए। आपके अंदर इच्छा थी तो मैंने बताया, और भी कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूं जी। कंसोलिडेटेड फंड जो गवर्नमेंट लोन लेती है, सिक्योरिटीज जो बॉन्ड्स वगैरह, हाँ लोन लेती है ना गवर्नमेंट, लोन हो गया ना, वो डेट हो गया ना वो। देखिए, उस पर डिपेंड करता है। वैसे पब्लिक अकाउंट्स में जाता है वो पैसा, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड से यूज होता है। कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा भाई पैसा, वो किस में जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड। डिपेंड करता है, पब्लिक अकाउंट्स में भी जाता है वो लोन का पैसा जाता है। पोस्ट ऑफिस के अगेंस्ट जो लोन लेती है वो पब्लिक में जाएगा, और जो अल्टीमेटली पैसा किस में जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। गुड क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। अरे याद करो ना, डेट एंड नॉन डेट। तो डेट वाला पैसा सारा किस में आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आ सकता है वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से। तो फाइनली अगर आपसे क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, कहां आपने लोन लिया, तो वो कहां जा रहा है पैसा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। आपको मैं कुछ टर्म्स पढ़ाना चाहता हूं और कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। बच्चों, पहले एक बात करते हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज विच कंट्री? डेवलपिंग। फॉर अ डेवलपिंग कंट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that the country does an expenditure in the favor of long term expenditure like capital expenditure. इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और इस डेवलपिंग कंट्री को अपना पैसा सारा का सारा जो खर्चती है बहुत लंबे समय तक खर्चना पड़ता है। लंबे समय तक एसेट बनाने में, रोड बनाने में, रेल बनाने में खर्चना पड़ता है। तो इसको रोड बनाना जरूरी इसलिए है ताकि एक देश की कैपेसिटी बने, वो कुछ कर पाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पाए इस देश में। तो उसके लिए वो लोन ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक डेवलपिंग कंट्री में एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकता है किससे? रेवेन्यू एंड रिसिप्ट से। कौन सी कंट्री में? डेवलपिंग। कौन सी कंट्री में भाई? भाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं, अब 27 लाख करोड़ की है, तो हम क्या कर सकते हैं इससे? कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकते, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकते, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकते। हमें टोटल एक्सपेंडिचर कितने का करना है? 45 लाख करोड़ का। लेकिन इनकम कितनी है? 27। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से, बोरोइंग करने से, नोट छापने से देश प्रगति करता है। क्या करता है? देश प्रगति। क्योंकि जो लोन लेगी गवर्नमेंट, कितने लाख करोड़ का? लगभग 18 लाख करोड़ का। ये कहीं ना कहीं उसमें 18 में से 9.5 लाख करोड़ किसमें यूज हो रहे हैं? किसमें यूज हो रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? रोड बना रही है सरकार आपके लिए, रेल बना रही है आपके लिए, एयरप्लेन, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, रोपवेज, पर्वतमाला, भारतमाला, सागरमाला, ये सब आपके पैसे से बन रही है। इनसे क्या बेनिफिट है? रोड बनने से बताया था ना कि पंपोर से केसर जो है उसको 2 दिन में पैसा मिल जाएगा, वरना 1 महीने में मिल रहा था। अरे बेनिफिट हो रहा है। दुर्गम इलाकों में रोड बनाने का बेनिफिट है या नहीं है? तो सरकार को लोन लेना पाई जाइए कि नहीं? यस। इसीलिए सरकार को लोन लेना पड़ता है। समझ में आया? जी सर। लेकिन लोन और खर्चा इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार के साथ दिक्कत आएंगी। कौन बच्चा है क्लास का जो ये बताएगा कि सर खर्चा तो करना चाहिए ज्यादा, लेकिन एक लिमिट तक। मैं समराइज कर देता हूं।
अगर सरकार ज्यादा खर्चा करती है औकात से बाहर होकर, तो उसको लोगों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। भाई समझो, दादाजी भरते थे 10% टैक्स और पोताजी भरते हैं 20% टैक्स। पोता बोलेंगे हाय हाय, ये तो हमारे साथ जनरेशन वाइज धोखा हो रहा है, दादाजी ने तो मजे ले लिए और पोताजी रह गए ज्यादा टैक्स देते हुए। इंटर जनरेशनल टैक्स पैरिटी नहीं रहेगी। दूसरी प्रॉब्लम, भारत सरकार बाहर से लोन लेगी। बाहर से लोन लेगी तो आपको नहीं लगता कि बाहर वाले तो तंग कर देंगे और डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा? यस। नंबर 2, भारत सरकार इंटरनल लोन लेगी तो प्राइवेट आदमी को लोन मिलेगा? नो। तो वो क्या हो जाएगा? बाहर देश से क्राउडिंग आउट, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए लोन बचा ही नहीं। सारा लोन किसने ले लिया? भारत सरकार ने। और लास्ट, भारत सरकार जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या छापेगी? नोट। जिम्बाब्वे के अंदर, जिम्बाब्वे सुना है आपने? क्रिकेट टीम आती थी, टटेंडा टाइबू, क्रिकेटर विकेट कीपर टटेंडा टाइबू, याद है? उनका हरारे ओलंगा, हेनरी ओलंगा, जिसने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था। फिर उसने, सचिन तेंदुलकर ने कभी जीवन में 24-24, 26-26 रन मारे उसके फिरावर में। वो सचिन तेंदुलकर को आउट किया एक मैच में, और सचिन तेंदुलकर ने अगले मैच में इतना पीटा वो टीम से ही आउट हो गया। तो हाँ, क्रिकेट से ही आउट हो गया। तो पॉइंट क्या है? वो जिम्बाब्वे डूब गया। उन्होंने बेहिसाबा खर्चा किया और उस खर्चे को पूरा करने के लिए एक ब्रेड समझते हो, बैगेट का पैकेट आता है जिसे ऑमलेट ब्रेड, ऑमलेट खाते हैं, वो ब्रेड खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए थे। कहाँ? जिम्बाब्वे में। इतना नोट छाप दिया उन्होंने, नोट की वैल्यू खत्म। कौन सी इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन। बच्चों एक बात समझो, मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल की कीमत लेट अस सपोज 1 लाख रुपए, एक किडनी है। अंदर से नहीं दिखा सकता मैं कितना खाली हो चुका हूं, पता है? कितना खोखला हो चुका हूं इस जीवन को जीते जीते। वो बाद में पता लगा आईफोन खरीदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो है ना, दुख दर्द बहुत है मेरे जीवन में। तो पॉइंट क्या है, अब मान लो मैडम के पास पैसा है, समझना, मैडम के पास पैसा है 1 लाख रुपए। इसकी कीमत कितनी होगी? 1 लाख। आप सबके पास 1-1 लाख आ जाता है आपके खाते में। मोदी जी ने कर दी स्कीम चालू, 1-1 लाख आपके खाते में आ गया। अब इसकी कीमत 1 लाख रहेगी या ज्यादा? ज्यादा। अगर सबके पास पैसा आ जाएगा, इतना नोट छाप दोगे तो चीजों की वैल्यू, प्राइस बढ़ जाएगा, और उसी का नाम क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन। क्या नाम है उसका? हाइपर इन्फ्लेशन। समझ में आया बच्चे? ये हमने देखा है। जिम्बाब्वे, ईरान, पाकिस्तान, बताया था ना वहां। आपको पता है पाकिस्तान में क्या हुआ? अभी पीछे ना एक बंदा मूंगफली की रेडी लेके जा रहा था, उसको लूट लिया हथियारबंद लोगों ने। मूंगफली लूट के ले गए। मतलब इतना बुरा हाल चल रहा है उधर, मूंगफली ले गए। चलो कोई बात नहीं, हम अपने देश की बात करते हैं। ठीक नाउ, अब तो बच्चों एक चीज समझ में आई इस कंक्लूजन, खर्चा तो करना है मगर इतना भी खर्चा नहीं करना, लिमिट। क्या रहे? लिमिट। अब इसकी ये समझ में आया आपको सारे बच्चों को? देखो, एक्सपेंडिचर should be more than receipts. You all agree? Yes. कौन सी रिसिप्ट्स? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड नॉन डेट रिसिप्ट्स। ठीक, आप सबने एग्री किया ना मेरे साथ? बट इट शुड नॉट बी सो मोर दैट इट क्रिएट प्रॉब्लम लाइक सोवरेन डेट क्राइसिस, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अरे और क्या है? जनरेशनल इम्बैलेंस। अरे याद है? अभी बताया ना, नाम ये बस बच्चे यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्लासेस लगाई हैं। आप लोग नाम नहीं यूज कर पा रहे जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाई, लेकिन ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है मोटा मोटा बात। ठीक, तो सरकार क्या करेगी पता है आपको? अभी इलेक्शन आने वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। क्या कहेगी? लो बच्चे हो, सब्सिडी लो। औरतों के लिए क्या, बसों में क्या, ट्रेन में चलना फ्री, फ्लाइट में चलना फ्री, एंजॉय। सब औरतें वोट देंगी उस सरकार को जिन्होंने उसके लिए क्या कर दिया? फ्री। बस औरतों को घर से बाहर निकलना, सरकार अपने आप आएगी पैसे देने। एक टाइम ऐसा आएगा देश में, बात समझ रहे हो? उससे क्या होंगे? औरतें खुश, और क्या देंगी वो फिर सरकार को? वोट। ठीक,
कर सकती है कि नहीं कर सकती है बताओ? कैन गवर्नमेंट इंक्रीज सच थिंग्स और नॉट? Yes. तो साल 2003 में इसके ऊपर बहुत भारी चर्चा हुई और एक कानून पास हुआ। उस कानून का नाम था, सुनना ध्यान से, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। बच्चों इसने क्या बोला, देखो समझना, इसने क्या बोला 2003 में कि अगले 5 साल का टारगेट है हमारे पास रेवेन्यू का डेफिसिट। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट बच्चों? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा ज्यादा आमदनी कम, तो वो क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? क्यों 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 भाई? देखो सिंपल, देखो रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। रुको ना, रुको, अरे रुको तो, होले होले, स्लो, मजा स्लो में है शायद पढ़ने में। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है, क्या एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू का रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और रिसिप्ट यानी आमदनी। क्या मतलब हुआ इस बात का, जरा ध्यान देते हैं। इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेली का जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है, सैलरी, डिफेंस, सब्सिडी, पेंशंस, इंटरेस्ट, अरे याद है? Yes, sir. इंटरेस्ट पेमेंट्स। Yes, sir. और रेवेन्यू की रिसिप्ट्स क्या होती हैं? टैक्स एंड नॉन टैक्स। याद है ना? वो याद करो, वो टेबल बनवाया था आपका, Yes. याद है ना? Yes, sir. अब मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि एक गवर्नमेंट का जो रेगुलर का खर्चा है और जो उसकी रेगुलर की इनकम है वहां से पूरा होना चाहिए? मतलब ये तो वही बात होगी, आदमी सिगरेट पी रहा है लेकिन उधार मांग के, गलत है ना? हाँ. क्या गलत है? Cigarette पीना. कह रहा उधार मांगना गलत नहीं है, सिगरेट पीना गलत है। अरे कैसे लोग हो, दोनों गलत है ना? अरे सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीने वाला क्या होता है सबसे ज्यादा? बहादुर। पता क्यों? Cancer. उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको पीने से कैंसर होगा, लेकिन कहता है मैं तो पीऊंगा। कितना बहादुर और विचित्र किस्म का प्राणी है। चलो इस पे बात करेंगे, लेकिन आपको समझ में आया? इट शुड बी क्या होना चाहिए? 0। इट शुड बी इक्वल। जितनी मेरी आमदनी है उतना ही मेरा खर्चा है। पहला किसने बोला? ये कौन से एक्ट ने? FRBM। ठीक है, एक बार इसके ऊपर यहां चलते हैं। देखो जी, ये रेवेन्यू की टैक्स रिसिप्ट, ये रेवेन्यू की नॉन टैक्स रिसिप्ट और ये रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर को, इसका रेवेन्यू का। तो रिसिप्ट शुड बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये गुड बात है। जो हम रेगुलर की आमदनी है वो कहां से निकाल रहे हैं? रेगुलर का खर्चा है वो कहां से निकाल रहे हैं? रेगुलर की आमदनी से, है ना? इनाम बच्चे सबको आ रहा है। तो इट शुड बी 0। किसने बोला ये? FRBM एक्ट। इसका टारगेट कब अचीव करने का था? 2008 में। कब अचीव करने का था भाई? 2008 में। कौन सा डेफिसिट है ये? रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। एक और डेफिसिट, ओवरऑल कितना डेफिसिट है? ओवरऑल डेफिसिट का हिंदी में अर्थ होता है घाटा। ओवरऑल कितना घाटा है? देखिए ओवरऑल, ओवरऑल समझ रहे हो वर्ड? ओवरऑल समझते हैं। टोटल डेफिसिट कितना है? टोटल डेफिसिट, पहले टोटल खर्चा कैलकुलेट करें। व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, टोटल डेफिसिट यानी इसको बाद में करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर क्या देख रहे हैं हम? टोटल एक्सपेंडिचर। कहां से पूरा हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर? कहां से देखते हैं? पहले तो टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस, एक सेकंड रुकिएगा ना। टोटल कौन सी रिसिप्ट? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स
प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, इन दोनों को ऐड किया, टोटल एक्सपेंडिचर में से लेस किया, बचा क्या? भारत सरकार को कितना कैपिटल रिसिप्ट लेना पड़ेगा, किसके रूप में? डेट के रूप में। नहीं समझे? कोई बात नहीं। हम क्या जानना चाह रहे हैं बच्चों, समझो। एक तो हमने ये देखा कि डेली का खर्चा और डेली की इनकम, उनमें अंदर इंबैलेंस कितना है। किस डेफिसिट से जाना हमने? रेवेन्यू डेफिसिट। कितना होना चाहिए वो? 0, 1, 2, 0। इतना समझ में आया आपको? कि जो आपके घर के बिजली के खर्चे हैं, लेट अस घर पे एग्जांपल लेते हैं, घर के बिजली के खर्चे हैं, घर के रेंट के खर्चे हैं, घर के ग्रोसरी के खर्चे हैं, और जितना आप कमा पा रहे हो कम से कम उसको तो चुका लो यार, वरना आपकी कमाने का फायदा ही क्या? यस और नो? यस अरे यस और नो? तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होना चाहिए? 0। लॉजिक समझ में आया? कि हमारे जो रेगुलर के खर्चे हैं वो रेगुलर की इनकम से निकल जाए। एक समझदारी के गांव में भी तो यही बात करते हैं हम। गांव देहात में हम जब अपनी बात करते हैं, हम यही तो बात कहते हैं कि भाई जो तेरे डेली के खर्चे हैं, अब तू बड़ा हो गया है, तू अपनी इनकम से निकाल। ये तो वही बात होगी, उधार मांग के पीने वाली बात होगी। ये तो गलत है या नहीं है? यस। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होना चाहिए? 0। अब मैं देखना चाह रहा हूं, एक तो ये बात की मैंने, अब मैं दूसरे पक्ष पे आता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे को ये भी जानना है कि एग्जैक्टली कितना घाटा है और कहां से पूरा हो रहा है वो। कितना घाटा क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। उसके लिए भारत सरकार क्या करती है? उसके पास कुछ तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ रही होंगी, और कुछ उसने अपना माल बेचा होगा। कुछ तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ रही होंगी और कुछ अपना क्या बेचा होगा उसने? माल। तो बचा क्या? लोन। जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होता है हम कहां से पूरा करेंगे? फिर क्या लेंगे उसके लिए? लोन। नहीं लॉजिक समझ में आया बात का? अरे लॉजिक आया, बात समझ गए? क्या बता रहा हूं देखो, मैं ये कह रहा हूं जो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैं अपने रेवेन्यू रिसिप्ट से पूरा करूंगा और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से पूरा करूंगा। बचेगा क्या? इसको कौन सा डेफिसिट बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। कितना बोलते हैं इसको? फिस्कल डेफिसिट। बच्चों फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा, देखो 2.5 एनके सिंह ने रखा है, बट इसका ओवरऑल टारगेट है 3%। जब शुरू में आया कितना टारगेट था एफआरबीएम के अकॉर्डिंग? 3%। कितने परसेंट था? 3%। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट क्या है? 0। 3% किसका है? ये जीडीपी का। कितना होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट? अरे कितना होना चाहिए भाई? 3%। अलाउड है? अरे आप खुद तो कह रहे हो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन कब तक कितना परसेंट होना चाहिए मैक्सिमम? 3%। कितना होना चाहिए भाई? 3%। अरे यार समझ में आया भाई? जी सर। किसने बोला ऐसा? FRBEM एक्ट। मैं दोबारा बताता हूं बच्चों, आप सब ने मेरे साथ एग्री किया कि गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा करना पड़ता है इनकम से, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन मैंने कहा कि कई बार वो खर्चे की बेहद हो जाता है, हद पार कर देते हैं खर्चा करने में। उस हदों के ऊपर तय करना, सीमा लगाना किसका काम है? FRBEM एक्ट का। उसकी हदें क्या हैं आइए समझते हैं। हद है कि जो आम आमदनी है हमारी, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इक्वल होनी चाहिए जितना हमारा रेवेन्यू खर्चा है। और दूसरी हद क्या है? जो मेरा टोटल खर्चा है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों, वो मेरा क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, अगर उसमें कमी है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी कमी हो? सिर्फ 3%। तो यानी आपने दोनों पक्ष बात कर ली। खर्चा अलाउड तो है, लेकिन अप टू कितने परसेंट? 3%। वेरी गुड। घाटा तो है, लेकिन कितने परसेंट होना चाहिए? 3%। 2003 में ये लॉ आया था और 2008 तक ये इंप्लीमेंट करना था। कितने साल तक? 2008। कितने परसेंट? 3%। मेरे भाई कितने परसेंट? 3%। ठीक, इसको देखें थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखो साल आज तक, अच्छा एक बड़े मजे की बात बताता हूं, सिर्फ एक साल को छोड़ के हम अपने फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के टारगेट को पूरा अचीव कभी भी नहीं कर पाए हैं। देखते हैं, ये है
आपको सिर्फ ये दोनों पढ़ने हैं अभी अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा, ये दोनों पढ़ने हैं, फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। ये ब्लू कलर वाला है और रेवेन्यू डेफिसिट कितना कलर वाला, रेड। देखो घटता 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 आया किसी साल में 3%? नो। किस साल में आया? 3.4 तक रिड्यूस हुआ था। अरे ये क्या हुआ, 9.2 कैसे हो गया ये? ओह माय गॉड, कौन से ईयर में हुआ है? गवर्नमेंट का खर्चा कम हुआ या बढ़ गया? बढ़ गया। टैक्स कम हुए या नहीं कोविड के दौरान? यस। जब आप जूते नहीं खरीदोगे, कपड़े नहीं खरीदोगे, किसी के साथ खाने पीने पे नहीं जाओगे, तो गवर्नमेंट को क्या नहीं दोगे आप? टैक्स। और घर पे रहते हैं कुछ लोग, तो घर पे रह के सिगरेट वगैरह नहीं पीते, जिसपे 28% टैक्स लगता है, तो गवर्नमेंट को तो सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा था उससे। आप गवर्नमेंट को बड़ा फायदा करते हो क्या पी के? सिगरेट। तो क्या करना है जीवन में? हे राम, प्रेमानंद, ये लोग तो बहुत गलत हो गए। बच्चों मैं ना, पता है जब पढ़ता था मैं सोचता था कि हमारे देश की रूपरेखा यूथ बदलेगा, और मैं ऐसे में हमेशा तुम लोगों के नाम लिख के आया हूं कि तुम लोग देश को बदलोगे, मगर ये तो वो कहता ना कि मैं इस गम को धुएं में उड़ाता चला गया, ये तो वो चल रहा है हमारे यहाँ। नहीं, मुझे बहुत होप्स हैं, ऐसे में लिखा तुम्हारे लिए मूर्खो, तो मेरे को मतलब झुटलाना मत तुम लोग। तो इस साल खर्चा बढ़ गया, तो अभी तक फिर कितना हुआ ये? 5.1, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कितने % की रेखा नहीं आई है? 3। आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूं। साल 2015-16 में एक बंदा आया, एनके सिंह। कौन बंदा आया? एनके सिंह। उसने कहा फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए? 2.5, और 0.5% का क्या होना चाहिए? बफर, कि यूज कर सकते हो लेकिन स्पेशल कंडीशंस में। वो भी 3% से ज्यादा इच्छुक नहीं है बढ़ाने का। बच्चों आपको क्या लगता है कि आज तक हम किसी चीज को अचीव नहीं कर पाए? क्या ऐसा तो ना हो ये एक वो होता है यूनिकॉर्न हो, कि जिसको कोई पा ना सके, लेकिन सुना सबने। सुना नहीं है आपने अर्बन फैंटेसीज की? कोई शहर में कोई एक ऐसी औरत है जो बहुत पैसे वाली है और गाड़ियों में घूम रही है, गाड़ियों में आपको बुला लेती है कि आ जाओ, कम इन। सुना है आपने ऐसी यूनिकॉर्न फैंटेसीज? दिल्ली में मिलती है ऐसी यूनिकॉर्न फैंटेसीज, लेकिन मिली तो हमें भी नहीं आज तक। काफी चला मैं भी रात को लेकिन मिला नहीं। अरे नहीं, मतलब रियलिटी में कभी कुछ सुनने में नहीं आया। तो पॉइंट क्या है, ऐसी फैंटेसी तो नहीं है कोई कि फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए? 3%? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या लगता है बच्चों आपको? क्या हमें ये एनके सिंह FRBM एक्ट को वी शुड गो अवे विद? क्या करना चाहिए भाई? जिस चीज को हम आज तक अचीव नहीं कर सके, पिछले 2003 से लगे हुए हैं और आज 2023 आ गया है, 24 आ गया, 20 साल तक, 14 साल का वनवास भी पूरा हो गया। अरे क्या करें भाई? गुड चेंज टेक टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। ओ माय गॉड, कितने महीने कहा? नहीं, गुड न्यूज टेक टाइम, ऐसा सुना है मैंने तो वो भी ठीक है। अरे आगे क्या बताओ, अब क्या किया जाए? कुछ थिंकर्स का कहना है, इकोनॉमिस्ट का, इट कुड बी अ विशफुल एक्ट। कौन सा एक्ट है? कि हम ज्यादा होपफुल हैं जीवन के लिए और सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा। क्या लगता है आपको? इन अ गुड, वेरी गुड। आपको ये बोलना है, दिस एक्ट even though the targets are not achieved, but targets are necessary so as to monitor ourselves and judge ourselves whether we are going in the right direction or not. Anything which cannot be measured cannot be improved. Fiscal deficit gives us a measure of Indian government. Revenue deficit should be 0, fiscal deficit should be 3% or 2.5% plus 0.5% cyclical buffer. तो हमें एक मेजर देता है, कौन सा डेफिसिट बच्चों? फिस्कल डेफिसिट। होमवर्क लिखो, कल की क्लास में पूछूंगा व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये दोनों क्या होते हैं? कल की क्लास में होमवर्क लूंगा आपसे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड, आपने पढ़ा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। एक बार सजाद को कॉल करना, आ जाएगा वो। कॉल करो बस, यहीं बैठे बैठे वो समझ जाएगा। आप मत जाओ ना कि अब तक कुछ इश्यू हो जाए ना।
बच्चों समझ में आया? जी सर। तो अब देखते हैं, बच्चों समझते हैं, भारत सरकार कार्यरत है। यह सवाल आपके मन में है कि सर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इंटरजनरेशनल टैक्स पैरिटी नहीं रहेगी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो सकता है, सॉवरेन डेट डिफॉल्ट हो सकता है। तो निर्मला सीतारमण जी से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 2025-26 तक मैं 4.5% कर सकती हूं। क्या? फिस्कल डेफिसिट कितने परसेंट? 4.5। कि कितना हो गया था कोविड के दौरान? 9.2। तो वक्त तो लगता है, वो है ना कि जब दरार आ जाती है तो वक्त तो लगता है, तो समय तो लगता है। देखो भाई 9.2 से कितने आने में? 4.5। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? आइए इस पे और ज्यादा एनालिसिस करते हैं। तो इसके डेफिसिट का जो बिग पोर्शन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे वो होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ना। अरे अभी तो देखा आपने, ये कह रहे हैं, देखो आइए देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट कितना है हमारा। रेवेन्यू रिसीव्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 8.5 लाख करोड़, विच इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी? 2.8%। कितना होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए बच्चों? 0। फिर व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पे खर्च कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट पेमेंट्स। किस पे खर्च कर रहे हैं? सब्सिडी। किस पे खर्च कर रहे हैं? डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रांट्स टू द स्टेट फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स। अगर ये लेस कर देंगे तो कहां गया? अगर ये लेस कर देंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्योंकि हर रेवेन्यू खर्चा जो हम स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, क्या पता वो भी एसेट्स बनाने में लगा रही हो, तो वो रेवेन्यू का खर्चा नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 5.2 लाख करोड़, 1.8%। और रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 2.8%। ठीक, अब समझ में आया रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या बचा? सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज एंड मेंटेनेंस रिलेटेड टू डिफेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 35 और 8 45 माइनस 27 कितना बचा? 18 माइनस कहां गया वो हमारा लोन रिसिप्ट्स, मतलब सॉरी नॉन डेट रिसिप्ट्स। कितना बचा? लगभग 10,000 करोड़ या जितना भी आया, तो कितना बचा टोटल? 17.5 लाख करोड़, यानी 50,000 करोड़ रुपए की हमारी कौन सी रिसिप्ट है? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। नहीं आया समझ में? टोटल खर्चा कितना है बच्चों? 45। रेवेन्यू रिसिप्ट कितने की है? 27। बचा कितनी? 18 करोड़ का हमें क्या लेना पड़ेगा बाहर से, या लोन लेना पड़ेगा या फिर कुछ बेचना पड़ेगा। कुछ बेचा तो कितना 1000 करोड़ आया, या कुछ बेचा 50,000 करोड़, तो बचा कितना? 17.5 लाख करोड़। अब ये कहां से आएंगे? लोन्स। क्या लेने पड़ेंगे भाई? लोन्स। तो 17.5 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है, विच इज हाउ मच? 5.8%, जिसका टारगेट कितना है? 4.5% बाय विच ईयर? 2025-26 गवर्नमेंट का टारगेट है। इसका मतलब क्या है? हमें मनी बोरो करनी पड़ेगी। अरे तो मनी बोरोड बाय द गवर्नमेंट एंड स्पेंट फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हायर बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट कुड लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। अरे याद है? एंड अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सबको पता है। प्राइमरी डेफिसिट, मोदी जी कह रहे हैं कि लोन जो लिया गया है इसमें मेरी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया, ये पिछले पुरानी गवर्नमेंट के गड्ढे भर रहा हूं। तो हमने एक और नया डेफिसिट निकाला, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस लोन्स। तो वो कितना है? 6.8। तो कितने परसेंट ऑफ जीडीपी है? 2.3%। ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। मनी बोरोड बाय द गवर्नमेंट एंड स्पेंट फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया डेफिसिट का ट्रेंड, धीरे धीरे कम हो रहा है। टारगेट क्या है हमारे? क्लियर है, 2.5%। एनके सिंह कमिटी, यस। सो डिक्रीज इन क्या देखेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट एंड ओवरऑल डेफिसिट इन लास्ट 2 से 3 साल। यस, ये देखो डिक्रीज हो रहे हैं, यस, बट 2 से 3 साल, ओवरऑल नहीं। अगर वर्ड आता है व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड? फिस्कल डेफिसिट इज डिक्रीजिंग इन द पास्ट ईयर्स, आप क्या बोलेंगे? नो। ये देखो पहाड़, अप डाउन अप डाउन।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Yes, sir. ठीक। गवर्नमेंट फोकस क्या फोकस है पिछले 2-3 सालों से? फिस्कल कंसोलिडेशन। क्योंकि कोविड में बहुत खर्चा हो गया है भाई। क्यों खर्चा हो गया? क्योंकि इनकम थी नहीं, खर्चा ही खर्चा था सिर्फ। तो डेफिसिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। अब देखो हमारा फिस्कल चैलेंज कितना है, कितने परसेंट पे आ रहे हैं बच्चों हम? 4.5. घट रहा है? अरे यहां से देखो आप, घट रहा है ना? 21 से 24 में घट रहा है। यस। तो कम करने की कोशिश है, वरना नहीं कम करेंगे तो पता ही है आपको 4 रीजंस। इन्फ्लेशन, पता है ना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यस, वेरी गुड। अब करते हैं बात, भारत सरकार लोन कहां से लेती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पिछले 3 सालों से यूपीएससी के प्रीलिम्स में सिर्फ इस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। डेट फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग। 3 सालों से पेपर देख लेना आप, 3 सालों से पिछले। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की क्लास का। सबसे ज्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चन फंसेंगे 2024 में। अगर इस बजट से कुछ आता है तो हमारी क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा, बस अपना वादा ये है। हमें नहीं पता बजट से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, बट अगर आता है तो हमारी क्लास के बाहर नहीं आएगा। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। और अभी तो एक भाग हुआ है, कल दूसरा भाग है जिसमें मैं गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज डिस्कस करूंगा। उससे आपको करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स जो होते हैं आपके माइंड में कि ये स्कीम आ गई, वो स्कीम आ गई, उनका डर खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? डर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के जो लोन है सबसे बड़ा, ठीक, ये दिख रहा है आपको, ये येलो लोन, ये दिख रहा है ऑरेंज। अरे ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज बार। तो भारत सरकार के सबसे ज्यादा लोन में सबसे बड़ी बार कौन सी है? ऑरेंज। ठीक है, मैं इसको एनालाइज कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले देखते हैं इनके नाम, देखते हैं सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि भारत सरकार का जो डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट, वो कहां से पैसा आता है? फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट है ना। पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जाने विच मार्केट? मनी मार्केट। कौन सी मार्केट? मनी मार्केट। 2 तरह की मार्केट होती हैं बच्चों इंडिया में, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल की डेट मार्केट। मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर कैपिटल मार्केट। बच्चों आप लोग बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स सीख गए हो विद इन द स्पैन ऑफ लेस देन 20 days ऑफ क्लासेस। दिस इज द मैजिक ऑफ आवर एकेडमी, एक्सेप्शनलाइज एकेडमी। दिस इज द मैजिक, यू गाइज, योर zeal टू लर्न। यू नो व्हाई दीज थिंग्स? मेरी क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको लेटर स्टेजेस पे समझ में आया था ये सब, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेज पे समझ में आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? मनी मार्केट में आप समझ में आया कौन डोमिनेट करता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को कितने लाख करोड़ की जरूरत है? 18 लाख करोड़। वेरी गुड। आप देख रहे हो माइंड कितना शार्प हो गया बच्चों आपका। ठीक, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया सलीम, सुना है मैंने कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं दूसरी बात, स्टेट प्रोविडेंट फंड। अब देखो जो आपका प्रोविडेंट फंड जा रहा था कौन से अकाउंट में? पब्लिक अकाउंट्स में। उससे कौन लोन फायदा उठा रहा है? गवर्नमेंट। समझ में आया अब? अच्छा, ये भारत के लोगों का पैसा है, भारत के बाहर के लोगों का पैसा है? भारत। मनी मार्केट इंडिया के बाहर के? इंडिया में। इंडिया में। तो ये इंटरनल डेट है। अच्छा, दूसरी सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया बचपन में, मम्मी कुछ पैसे 100 रुपए या 200 रुपए पर मंथ आपकी एक पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करती थी? करती थी या नहीं करती थी? मेरे घर में तो होता था। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में जब हम इन्वेस्ट करते थे, वो पैसा गवर्नमेंट के कहां चला गया? पब्लिक अकाउंट्स में। और उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू करवाई, उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। लोगों का पैसा सुरक्षित है, लोगों का, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। जब तक भारत सरकार जीवित है तब तक आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, तो इट इज हाईली सिक्योर। ठीक है, और भारत का जो फ्यूचर है बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट है, आपको दिखाऊंगा आज। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में जो हमारा पैसा जमा हो गया, उसके अगेंस्ट भारत सरकार क्या ले लेती है? लोन। तो उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी अगेंस्ट कौन सी सेविंग्स? स्मॉल। ये बच्चों को नहीं पता होगा, मैं गारंटी देता हूं। तो स्मॉल सेविंग्स कौन सी अकाउंट में जाते हैं? कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी या पब्लिक अकाउंट? पब्लिक अकाउंट।